मंगलपुर नाम का एक गांव था जहां सीता शाम के समय सबके लिए खाना बना रही होती है। तभी वहां राजू आता है। अरे सुनीता, बच्चे कहाँ गए? कोई भी नहीं दिख रहे हैं। मैं उनके लिए गार्लिक ब्रेड लेकर आया था, गर्मा गर्म। क्या? गार्लिक ब्रेड इस वक्त? अरे मैं खेत से लौट रहा था तो रास्ते में गार्लिक ब्रेड की दुकान दिख गई। उसकी गार्लिक ब्रेड की खुशबू दूर तक आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक गार्लिक ब्रेड घर लेकर चलता हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अच्छा है, कुछ तो लेकर आए आप। वैसे भी कभी कुछ नहीं लाते हो बच्चों के लिए, कंजूस कहीं के। अब बस भी करो तो मुझे ताने मारना, तुम्हें तो बस मौका चाहिए होता है। अरे छोड़ो, जल्दी से गार्लिक ब्रेड निकाल कर दो, वरना ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा खाने में। सीता गार्लिक ब्रेड प्लेट में निकालकर राजू को दे देती है। राजू प्लेट से गार्लिक ब्रेड का एक पीस उठाता है। राजू जैसे ही एक कौर मुंह में डालता है तो वो घुल जाता है। क्या स्वाद है, मुंह में डालते ही गायब। ओहो, अच्छा तो तुम्हें और गार्लिक ब्रेड चाहिए? अच्छा ये लो और खा लो, लेकिन कल बच्चों के लिए गार्लिक ब्रेड जरूर ले आना। अरे नहीं नहीं, वो खा लेंगे और तुम भी खा लेना। अरे लो ना, खा लो। वैसे भी बच्चों ने दोपहर में बाहर का खाया था, तो शायद अब वो ना खाएं, और मैंने भी उनके साथ बाहर ही खाया था, तो मेरा अब मन नहीं है कुछ भी बाहर का खाने का। अच्छा ऐसा है, तो मैं ही खा लेता हूँ गार्लिक ब्रेड, मुझे भूख भी बहुत लग रही है। राजू सारी गार्लिक ब्रेड खा लेता है और जोर से डकार लेता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया गार्लिक ब्रेड खाने में। अच्छा सीता, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। आज खेत में काम करके बहुत थक गया हूँ। अरे इतना जल्दी सोने जा रहे हो? आप तो रोज इतना काम करते हो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राजू सोने चला जाता है। सीता अभी भी किचन में रात का खाना बना रही होती है। थोड़ी देर बाद सीता को राजू की तेज तेज हंसने की आवाज सुनाई देती है। आज तो मजा आ गया, कैसे मेरा सर गोल गोल घूम रहा है। अरे ये तो इनकी आवाज है, हंसने की। मुझे तो ये बोल रहे थे कि बहुत तेज नींद आ रही है, और अब इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं। जरा जाकर देखती हूँ। सीता अंदर जाकर देखती है और सारा सामान इधर उधर फैला देता है। सीता को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। अरे पागल हो गए हो क्या? ये क्या हो गया है आपको? इस तरह पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? अरे तुम हवा में क्यों उड़ रही हो? मुझे पकड़ लो, वरना आसमान में उड़ जाओगी। ये क्या बोल रहे हो? मैं तो नीचे ही खड़ी हूँ। पहले आप सीधे तो खड़े हो। अभी तो आप ठीक थे, बहुत तेज नींद आ रही थी आपको, और अब बच्चों की तरह मजाक कर रहे हो। सीता जैसे तैसे राजू को खड़ा करती है और राजू बिस्तर पर लेटने की जगह बाहर भाग जाता है और मोहल्ले में सबको परेशान करने लगता है। लोग राजू को ऐसा करते देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और हैरान भी हो जाते हैं। अरे ओ सीता, देख तेरा पति क्या कर रहा है। सीता भागकर घर के बाहर आती है और राजू को ऐसे देखकर घबरा जाती है। क्यों सीता, आज तेरा पति दारू पी कर आया है क्या? नहीं नहीं बहन, ये तो ऐसी वैसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाते। खेत से काम करके घर आए थे, गार्लिक ब्रेड खाई और बोले कि सोने जा रहा हूँ। उसके बाद ये कमरे में गए, तब से ऐसा ही कर रहे हैं। अरे कहीं उसने चुड़ैल की गार्लिक ब्रेड तो नहीं खा ली? हैं? ये क्या बोल रही हो? चुड़ैल की गार्लिक ब्रेड? दीदी, कौन सी चुड़ैल? अरे पूरे गांव को उस चुड़ैल के बारे में पता है, तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं तो। एक चुड़ैल है जो शाम के टाइम बाजार में गार्लिक ब्रेड बेचती है, और जो भी उसकी गार्लिक ब्रेड खाता है वो इसी तरह की हरकतें करने लगता है। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो एक चुड़ैल है? क्योंकि वो गार्लिक ब्रेड बेचने के बाद अपने असली रूप में आ जाती है। तभी उसे किसी ने देख लिया था और उसने पूरे गांव वालों को ये सब बताया। तब से कोई भी उसकी गार्लिक ब्रेड नहीं खरीदता। हे भगवान, अब कैसे ठीक होंगे मेरे पति? पता नहीं बहन, लेकिन मुझे लगता है कि वो चुड़ैल ही इसे ठीक कर सकती है, क्योंकि उसका जादू है तेरे पति के ऊपर। सीता बड़ी परेशान हो जाती है और वहां से अपने पति को घर ले जाती है। वो राजू और बच्चों को सुलाकर बाहर बाजार में जाती है और गार्लिक ब्रेड बेचने वाली चुड़ैल को ढूंढने लगती है। उसे थोड़ा आगे चलकर गार्लिक ब्रेड बेचने वाली वो चुड़ैल दिख भी जाती है। आओ आओ, गर्मा गर्म गार्लिक ब्रेड खाओ।
आओ आओ, जल्दी आओ, गार्लिक ब्रेड गर्मा। कुछ ही देर में सारी गार्लिक ब्रेड बिक जाती हैं और वो अपने घर जाने लगती है। वो दीदी तो बोल रही थी कि ये एक चुड़ैल है, लेकिन इसको देखकर लगता नहीं कि ये चुड़ैल है। हमारी तरह औरत ही तो लग रही है। लगता है उन्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। भला कोई चुड़ैल कैसे गार्लिक ब्रेड बेच सकती है? सीता वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी उसे पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है तो गार्लिक ब्रेड वाली अपने असली रूप यानी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। आज तो मेरे सारे गार्लिक ब्रेड बिक गई। जो भी इन्हें खाएगा वो पागल हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरा जादू है जो लोगों को पागल कर देता है। हे भगवान, ये तो सच में चुड़ैल है। सीता उस चुड़ैल के पीछे जाने लगती है। तभी एक बूढ़ी अम्मा सीता का हाथ पकड़ लेती हैं। बेटी, ये तुम क्या करने जा रही थी? अम्मा, मैं क्या करूं? वो एक चुड़ैल है जो गार्लिक ब्रेड में अपना जादू मिलाकर लोगों को खिलाती है। मेरे पति ने उसकी गार्लिक ब्रेड खाई, तब से वो पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। बेटी, तुम उसे कैसे हराओगी? वो एक चुड़ैल है और तुम एक साधारण औरत हो। तुम इससे नहीं जीत पाओगी। उल्टा वो ही तुम्हें जान से मार देगी। तो मैं क्या करूं अम्मा? अपने पति को कैसे ठीक करूं मैं? क्या तुम सच में इस चुड़ैल को मारना चाहती हो? हाँ, मेरा बस चले तो इसको मैं अभी के अभी मार दूं। तो तुम मेरी बात मानो। मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम वो कर दो तो ये चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा। साथ में बाकी के लोग जो इसके जादू की गिरफ्त में हैं, वो सब भी ठीक हो जाएंगे। ये लो, ये कोई आम जड़ी बूटी नहीं है। इसमें बहुत तरह की चीजें मिली हैं और भगवान का आशीर्वाद भी है। तुम कल लड्डू बनाना और ये जड़ी बूटी उस लड्डू में मिलाकर उस चुड़ैल को खिला देना। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। मैं चुड़ैल को कैसे खिलाऊंगी लड्डू? अब ये तुम देखो बेटी, मैंने तो तुम्हें उपाय बता दिया। सीता अब टेंशन में आ जाती है। वो जड़ी बूटी लेकर घर चली जाती है और सो जाती है। अगली सुबह सीता सोकर उठती है और जल्दी से किचन में जाकर उन बूढ़ी अम्मा ने जैसा कहा था उनकी बात मानते हुए जड़ी बूटी मिलाकर लड्डू बनाने लगती है। अब सीता के पास एक ही तरीका बचता है। वो शाम के समय गांव वालों को लड्डू खिलाती है। ये लो, लड्डू खाओ। सीता गांव में सबको लड्डू देती है। फिर वो बाजार में जाती है और वहां भी सबको लड्डू बांटने लगती है। फिर वो गार्लिक ब्रेड बेचने वाली उस चुड़ैल के पास जाती है। ये लो बहन, लड्डू खाओ। मेरे खेत में ना इस बार पिछली साल से ज्यादा अनाज हुआ है, इसीलिए मैं लड्डू बांट रही हूँ। लो, तुम भी खाओ। चुड़ैल लड्डू ले लेती है। ये देखकर सीता मन ही मन खुश हो जाती है। चुड़ैल लड्डू खा लेती है। सीता वहीं खड़ी रहती है। 2 मिनट बाद वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे समझो कि कोई पागल औरत हो। वो बहुत जोर जोर से हंसती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? अरे, जैसे मैं पागल हो गई हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, अब तू पागल हो रही है, जैसे तूने मेरे पति और बाकी लोगों को पागल बनाया है। वो अब हंसते हंसते थकने लगती है। उसकी सारी ताकत जैसे खत्म होने लगी थी, पर चाहकर भी वो रुक नहीं पा रही थी। जैसे उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। वो बस पागलों की तरह जोर जोर से हंसती रहती है। कुछ ही देर में उसकी हालत हंस हंस कर खराब होने लगती है और वो वहीं नीचे जमीन पर गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है।
जो भी लोग उसके जादू की कैद में थे वो अब सब नॉर्मल इंसान बन जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता है। उस परिवार में रोहन और उसके माँ बाप रहते थे। रोहन की शादी एक सरिता नाम की लड़की से होती है। एक दिन सरिता अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी पंखे में से अजीब सी आवाज आने लगती है और पंखा चलते चलते रुक जाता है। अरे, अब इस पंखे को क्या हो गया? मैं इतने दिन से इन्हें बोल रही हूँ कि पंखे में से आवाज आती है, इसे जरा ठीक करा लो, पर इन्हें तो वक्त ही नहीं है। सरिता शाम को रोहित के साथ पड़ोस की दुकान पर पंखा लेने जाती है। दुकान में एक औरत बैठी होती है। जी, हमें एक पंखा देखना था, कोई अच्छा सा पंखा दिखा दो। जी, अभी दिखाती हूँ। वो औरत उन दोनों को पंखे दिखाती है, पर उनको कोई पंखा पसंद ही नहीं आता। सारे पंखे देखने के बाद सरिता की नजर एक कोने में रखे पंखे पर जाती है। वो पंखा कुछ भी खास नहीं होता, पर फिर भी सरिता उसे देखती ही रह जाती है। मुझे वो पंखा चाहिए। वो पंखा? वो तो कुछ खास भी नहीं है, तुम कोई और पंखा देखो, कोई बढ़िया सा। मुझे वही पंखा चाहिए। रोहन उस पंखे को खरीद लेता है और अपने कमरे में लगवा लेता है। जब रात को दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक सरिता की आंख खुलती है और वो ऊपर उस पंखे को देखती रहती है। उस पंखे पर एक चुड़ैल बैठी होती है। ए लड़की, अब तो मेरे वश में है। अब मैं जैसा जैसा बोलूंगी तुझे वैसा वैसा ही करना होगा, ठीक है? ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। अभी नीचे जाओ और अपनी सास की सारी साड़ी काट दो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। सरिता उठती है और नीचे अपनी सास के कमरे में जाकर चुपके से अलमारी खोलती है। उसके बाद वो उसकी एक एक करके सारी साड़ियाँ काट कर वापस अंदर रख देती है और अपनी जगह जाकर लेट जाती है। मैंने जो कहा क्या वो तुमने कर दिया? हाँ, मैंने अपनी सास की सारी साड़ियाँ काट दी हैं। अब आएगा मजा। अगली सुबह जब सरिता नींद से जागती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। वो रोज की तरह बड़े मजे से रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है कि तभी उसकी सास की चिल्लाने की आवाज आती है। हाय राम, ये क्या हो गया? अरे कहाँ हो सब, जल्दी आओ, देखो तो जरा ये क्या हो गया। सब लोग शोर सुनकर भागते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ कटी हुई साड़ियाँ पड़ी हुई हैं और रोहन की माँ वहाँ बैठी रो रही हैं। अरे माँ, ये सब क्या है? ये किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया। मैंने तो जब अलमारी खोली तो मेरी सारी साड़ियाँ अंदर बिखरी पड़ी थी और सबके सब किसी ने काट दी। पर ऐसा कौन कर सकता है माँ? हमारे घर में हम 4 ही तो लोग रहते हैं। वही तो बात है कि हमारे घर में तो कोई आया भी नहीं। पर कल जब मैं नई साड़ी पहनकर कीर्तन में जा रही थी तो तेरे ससुर जी से मेरी बहस हुई थी। वो मुझे गुस्से में बोल रहे थे कि तू पूरा दिन सजती धजती रहती है और आए दिन नए कपड़े खरीदती है। मैं एक दिन तेरे कपड़ों में आग लगा दूंगा। ये जरूर इनका काम है। इन्होंने ही मेरी सारी साड़ियाँ काट डाली। ए भगवान, ये तुम क्या फालतू बातें बोले जा रही हो? हैं? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, तुम ही ये सब सोच सकते हो। ये कोई पहली बार नहीं सोचा तुमने। सोचने और करने में फर्क होता है, समझी? तुम ही अपने दिन याद करो, ये सब काम तुम कर सकती हो तुम। दोनों की आपस में बहुत लड़ाई हो जाती है। रोहित और सरिता दोनों को जैसे तैसे चुप कराते हैं। अब रात को जब रोहित और सरिता सो रहे होते हैं तो फिर से वो चुड़ैल पंखे पर बैठकर घूमने लगती है। सरिता, सरिता। हाँ, मैं जाग गई हूँ, बताओ मुझे क्या करना है? अभी जाकर अपने ससुर की आँख की दवाई में मिर्च मिला दो। सरिता नीचे जाती है और रसोई से मिर्च निकालकर अपने ससुर की आँख की दवाई में मिलाकर रख देती है।
उसके बाद वो ऊपर आती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। चुड़ैल वहाँ से फिर गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद रोहित के बाबूजी के चिल्लाने की आवाज। अरे मर गया, अरे बचाओ कोई, अरे 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 मार डाला रे, मेरी आँख फूट गई, अरे कोई मुझे बचा लो। शोर सुनकर सरिता और रोहित दोनों आधी रात को नीचे भागते हैं तो वहाँ बाबूजी आंखें मलते हुए यहाँ से वहाँ बुरी तरह चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं। रोहित जल्दी से बाबूजी को बाथरूम में लेकर जाता है और उनके मुंह पर ठंडा पानी डालता है। थोड़ी देर बाद बाबूजी अपनी आंखें खोल पाते हैं। उनकी आंखें एकदम लाल हो रखी होती हैं और उन्हें ठीक से दिख नहीं रहा होता। अब बताओ बाबूजी, आखिर आपको हुआ क्या था? अरे अरे मैं तो हमेशा की तरह आँख में दवाई डाल रहा था, पर जैसे ही मैंने आँख में दवाई डाली मेरी आँख तो ऐसे जलने लगी जैसे इसमें किसी ने मिर्च झोंक दी हो। सरिता वहीं खड़ी देख रही होती है। उसे तो पता ही नहीं होता कि ये सब उसी का किया हुआ है। रोज वो चुड़ैल जो रात को उस पंखे पर आकर बैठ जाती है और सरिता को अपने वश में करके उससे कुछ न कुछ करवाती रहती थी। हर दिन घर में कुछ न कुछ होता रहता था। रोज घर में कोई न कोई किसी न किसी पर इल्जाम लगाता और रोज घर में लड़ाइयाँ होती। एक रात रोहित सरिता से रात को इसी बारे में बात कर रहा होता है कि तभी सरिता रोहित से पूछती है, अरे आपके हाथ पर खरोच के निशान कैसे हैं? अरे ये वो बिल्ली ने झपट्टा मार दिया था एक दिन, तो बस उसी के निशान हैं। ओहो, आप भी ना जरूर उसे परेशान कर रहे होंगे। खैर चलो अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। दोनों सो जाते हैं और फिर से वो चुड़ैल पंखे पर आकर बैठ जाती है। इस बार जब सरिता उस चुड़ैल से बातें कर रही होती है तब रोहित कच्ची नींद में होता है। उसके कानों में सरिता की आवाज आ रही होती है। रोहित आँख खोलकर देखता है तो सरिता ऊपर पंखे को देखकर बातें कर रही होती है। रोहित ये देखकर घबरा जाता है और आंखें बंद करके वापस लेट जाता है। अगले दिन जब वो सरिता से इस बारे में पूछता है तो वो साफ मना कर देती है। हर रात सरिता पंखे की तरफ देखकर बातें करती थी और फिर उठकर कोई न कोई काम बिगाड़ देती थी। एक दिन दोस्त ने रात को रोहित के फोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अगले दिन रोहित जैसे ही उस पंखे को उतारने लगता है तो सरिता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पंखा उतारने की? ये तुम अपने पति से कैसे बात कर रही हो? तो चुप कर बुढ़िया। हे भगवान, ये कैसे बात कर रही है हमसे? ये पागल हो गई है क्या? माँ, कुछ तो गड़बड़ है। ये रोज रात को पंखे से बातें करती है और फिर कुछ न कुछ गड़बड़ करके सो जाती है। आपकी साड़ी, बाबूजी की आँख की दवाई में मिर्ची, मेरी गाड़ी का टूटा शीशा, मेरा फोन, सब इसी ने किया है। बता सरिता, तूने ऐसा क्यों किया? क्या मिला तुझे ये सब करके? नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो क्या मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? सच सच बता, वरना तुझे इसी पंखे से लटका दूंगी। ए बुढ़िया, दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में सोचियो भी मत। अरे ये कौन है? ये सरिता नहीं है, इसमें तो कोई चुड़ैल है। हमें जल्दी किसी बाबा को यहाँ बुलाना पड़ेगा। रोहित की माँ एक बाबा को घर लेकर आती है। घर में घुसते ही वो सबसे पहले रोहित और सरिता के कमरे में जाते हैं और पंखे की तरफ देखते हैं। ये पंखा, इसमें ही कुछ गड़बड़ है। बाबा वहीं बैठकर जादू टोना करने लगते हैं और उस वक्त सरिता बिल्कुल ठीक होती है। अचानक वो पंखा अपने आप चल पड़ता है। ए बाबा, चला जा यहाँ से, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। पहले बता तू कौन है और सरिता के शरीर का इस्तेमाल करके इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है? इन्होंने मुझे मार डाला, इन्होंने मुझे इस पंखे से लटका कर मार डाला। मैं रोहित की पहली पत्नी छाया हूँ। मैंने इन लोगों के साथ वही किया जो ये सब मेरे साथ करते थे। इन्होंने मेरे साथ उससे भी ज्यादा बुरा किया था और एक दिन मुझे इसी पंखे पर लटका कर मार डाला और उस पंखे के साथ मुझे पीछे दफना दिया।
वहीं बैठी सरिता ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसने एक एक करके सबकी तरफ देखा तो सबके चेहरे शर्म से झुक गए। सरिता अपने ससुराल वालों को उनके किए की सजा दिलवाती है, तब जाकर उस चुड़ैल को मुक्ति मिलती है।